हमारे साथ है जबलपुर के नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे। आशीष दुबे ने एक बार फिर जबलपुर में बीजेपी का परचम लहराया है। ये 5वीं बार है जब जबलपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट ने विजय हासिल की है। लगातार 1996 से जबलपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि आशीष जी का ये जीवन का पहला चुनाव है सांसद का, जिसमें वो पहली बार ही लड़े और निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। युवा मोर्चा से शुरुआत करके तमाम पदों पर रहते हुए पार्टी ने उनका मूल्यांकन करते हुए इस बार उनको ये लोकसभा की टिकट दी और भारी बहुमत से, भारी मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। इसके पहले राकेश सिंह 4 बार के जबलपुर के सांसद थे। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने और मंत्री बन जाने के बाद ये सीट बीजेपी नए चेहरे को देना चाहती थी और एक युवा उभरते हुए चेहरे आशीष दुबे को पार्टी ने मैदान में उतारा। आशीष दुबे ने पार्टी का जो भरोसा था उसको पूरा किया और एक बड़े मार्जिन से ये जीत हासिल की। हालांकि अब पूरे 5 साल ये जबलपुर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेंगे। राजनीतिक सवाल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये चूंकि एक पहला अवसर है जब वो इस तरह से जनसेवक के रूप में, निर्वाचित जनसेवक के रूप में काम करेंगे, तो उनके जीवन में क्या मतलब कैसे राजनीति हुआ, बचपन कैसा था, दोस्त यार कैसे थे, शादी विवाह कैसा हुआ, मतलब कुल मिला के एक जो जीवन यात्रा है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहता, आशीष भाई ये बताओ कि ये राजनीति कहाँ से आ गया कीड़ा मतलब दिमाग में? अब राजनीति इसको हम कहें कि हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर, ये सब राजनीतिक क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में सक्रिय लोग थे और बचपन से उसी माहौल में पला बढ़ा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही चीज मेरे जीवन में भी आ गई और राजनीतिक सफर मेरा वहां से शुरू हुआ। कुछ एक ये था कि पापा भी शायद चुनाव लड़े थे, मेयर का है ना, तो वो अनफॉर्चुनेट उस समय जीत नहीं पाए, तो मन में कसक भी रही होगी यार, कोई तो परिवार से जीते और जनता का मतलब विश्वास हासिल करे। स्वाभाविक रूप से जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी यही मंशा होती है कि वह जनता की सेवा करे, उसके लिए जीतना आवश्यक है। ये बात सही है कि जब भी चुनाव उन्होंने भी लड़ा तो हमारे मन में भी ये था कि हम जबलपुर के लिए कुछ करें, जबलपुर की जनता के लिए कुछ करें, लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनाव हम नहीं जीत पाए। तो कोई बात नहीं, जनता का जो भी आदेश है उसको हम शिरोधार्य करते हैं। अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, मतलब आपका जन्म स्थान भी जबलपुर ही है मेरे ख्याल से, कहाँ है मतलब? जबलपुर में ही, मैं ये राइट टाउन में डॉक्टर राव का हॉस्पिटल हुआ करता था, वहां का मेरा जन्म है। तो ये आप बचपन से शहर को, चूंकि यहीं पले बढ़े, यहीं सब कुछ हुआ, यहीं से सब कुछ हासिल हुआ, तो अब बचपन में के शहर कैसा था, अब कैसा है, और आपके मन में क्या मतलब शहर के लेके सपना है, मतलब वो क्या जीतने के बाद मतलब क्या सपना लेके आप लोकसभा में जाएंगे और जबलपुर के लिए काम करेंगे? देखिए, अगर बचपन से हम बात करें तो वो जबलपुर और आज के जबलपुर में बहुत फर्क है और निश्चित रूप से जब जन्मभूमि है, हमने यहाँ पर देखा और आज जबलपुर को मैं अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता हूँ। और विकास के मुद्दे पे मैं बात करूंगा कि जबलपुर को विकास की पटरी पे अब हमको बहुत तेज ले जाना होगा, क्योंकि दूसरे शहरों की तुलना में आज भी जबलपुर को मुझे लगता है कि अभी उसको जो कुछ और मिलना चाहिए था उससे अभी हम थोड़ा पीछे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा प्रयास ये होगा कि जबलपुर को विकास की रफ्तार दी जाए, नई ऊंचाइयां दी जाए, ये मेरी प्राथमिकता होगी। आपने अपने संकल्प तय कर रखे हैं। तो अब ये स्कूलिंग कहाँ से हुई, स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग मेरी स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी, उसके बाद मॉडल हाई, उसके बाद महाकौशल कॉलेज, इस तरीके से हमारी ये स्कूली शिक्षा का एक पूरा लेखा जोखा है। जीवन में मतलब हर व्यक्ति के जीवन में टीचर, अध्यापकों का बड़ा एक अहम रोल रहता है। हमको कोई ना कोई टीचर ऐसा याद रहता है। कोई आपका ऐसा कोई टीचर हो जो जिसको आप याद करना चाहें कि नहीं, उन्होंने बहुत प्रेरणा दी, उनका जीवन में बड़ा योगदान है? निश्चित रूप से आज अगर जीवन में जो भी दिशा मिली है वो हमारे गुरु से, शिक्षक से, उन्हीं से मिली है। अगर मॉडल हाई में जाता हूं तो वहां हमारे पीडी तिवारी सर थे, एम.के. पांडे सर थे, भार्गव सर थे, ऐसे अनेक, मैं आपको लगभग सारे नाम ले सकता हूं। उस समय हमारे यहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे त्रिवेदी सर, वो एक दौर था। उसके बाद महाकौशल कॉलेज में आए, वहां भल्ला सर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे और काफी वहां भी टीचर्स थे हमारे जिनके बारे में, जिन्होंने, जैसे हमारे शुक्ला, चिंतामणि शुक्ला जी थे, वो अकाउंट्स के हमारे टीचर थे और बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने हमको पढ़ाया और आज भी
मैं आपको एक बात बताऊं कि चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं यादव कॉलोनी में प्रचार कर रहा था तो वहां पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति माला लिए खड़ा है और इतनी भीड़ में बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन जैसी मेरी नजर पड़ी वो हमारे सर खड़े हुए थे चिंतामणि शुक्ला जी। मैं तुरंत वहां से उतर के गया और मैंने वो हार उनको पहनाकर उनको चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया एक लंबे अंतराल के बाद। लेकिन अच्छा हुआ मैं उनको पहचान गया भीड़ में। बड़ा अविस्मरणीय पल रहा होगा। बहुत अच्छा बात लगा। करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। मैंने कहा सर आप मुझे माला मत पहनाई, मैंने उनकी माला उनको पहनाई, उनसे चरण छूकर आशीर्वाद लिया। ऐसे टीचरों का ही आशीर्वाद है कि आज अब इतने बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप दी जनता ने। निश्चित रूप से तराशने का काम तो हमारे गुरु लोगों ने ही किया है। अच्छा, ये चूंकि आपके घर में राजनीतिक माहौल था तो निश्चित रूप से आप नेताओं के संपर्क में रहे होंगे, बड़े नेताओं के। ऐसे कौन से बड़े नेता उस दौर के थे जो जिनसे आपकी मेल मुलाकात हुई, जिनसे प्रेरणा ली आपने और राजनीति में आगे बढ़ने का निश्चय किया? अगर मैं शुरुआत करूं बचपन से, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जो हमारे पितृ पुरुष कहलाते हैं, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनको मैंने बचपन में देखा है। हमारे घर आया करते थे। आदरणीय पटवा जी, कैलाश जोशी जी, बाबूराव जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनेक नाम थे। और अगर आप स्थानीय स्तर पर बात करें तो बाबूराव जी, मनोहर राव जी, जयश्री बनर्जी जी, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन लोगों को मैंने काम करते देखा है। तब मुझे राजनीतिक समझ भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिताजी के साथ इन लोगों को मैंने एक टीम वर्क के रूप में काम करते देखा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये सब आधार स्तंभ है। इनके कारण ही पार्टी आज जो आपको पार्टी का व्याप दिख रहा है वो निश्चित रूप से इन सब नेताओं की मेहनत, परिश्रम, समर्पण का ही एक नतीजा है। अगर बात करें राजनीतिक यात्रा कब से शुरू हुई, कैसे आप मतलब मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हुए? मैं ऐसा मानता हूं कि 2000 से सक्रिय राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। 2000 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिला ग्रामीण में जिले के मंत्री पद का सबसे पहले मैंने दायित्व निभाया। उसके बाद 2007 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बना और युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहते हुए मैं 2010 में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना और फिर 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने निभाया और 2016 में फिर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति सदस्य बना और उसके बाद 2021 में प्रदेश में मंत्री का दायित्व भारतीय जनता पार्टी में मुझे मिला, जो अभी अनवरत रूप से जारी है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे आपके दोस्त यार भी बैठे हैं। मुझे लगता है ये सब स्कूल कॉलेज के सहपाठी होंगे, है ना? बहुत चोली दामन का साथ रहा होगा आपकी जीवन यात्रा में, इनका बड़ा अमूल्य योगदान। तो कुछ ऐसे किस्से इन दोस्तों के साथ, एक बड़ा मालवीय चौक का भी बड़ा जीवन में आपके बड़ा वो है, जो मालवीय चौक कहलाता है कि छात्र राजनीति का जबलपुर में केंद्र हुआ करता था, उससे जुड़ी कुछ यादें? मैं ऐसा मानता हूं कि मालवीय चौक से ही हम लोग निकले। जो हमारा सारा मित्रमंडल दिख रहा है, 1988 से मालवीय चौक निरंतर हम लोगों का केंद्र रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे कॉलेज लाइफ में तो अस्थायी निवास वही हुआ करता था। मालवीय चौक घर के लोगों को भी अगर कुछ, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं होता था, तो उनको कुछ काम होता था तो उनको मालूम रहता था ये मालवीय चौक में मिलेंगे। और मैं तो ये तक कहूंगा कि शहर के लोग जो अक्सर उस जगह से निकलते थे वो भी चिन्हित कर चुके थे कि ये लोग यहीं खड़े दिखते हैं, ये ग्रुप यहाँ पे ही मिलेगा। तो एक हमारा लगभग 15-20 लोगों का ग्रुप है और ये बचपन का। निश्चित रूप से अगर आज मैं यहाँ हूँ तो एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे इस मित्र मंडली की है, जिन्होंने मुझे हर तरीके से सहयोग किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अपना परिश्रम करके। अभी भी चुनाव में भले ही हो सकता है कि वो राजनीतिक ना हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरे समर्पण के साथ और मेरे साथ, उनका हमेशा का साथ रहा है और वो रहेगा। अब अगर घर परिवार की बात की जाए तो शादी अपनी मर्जी से की है, घर वालों की मर्जी से? नहीं, घर वालों की मर्जी से। तो घर वालों ने देख दाख के किया और फिर आपने बोला हाँ ठीक है ये ओके? अब इस बात पे आप कितना विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और तब तक मुझे मेरी पत्नी का नाम नहीं मालूम था। उसके अगले दिन मुझे पता लगा, जब कोई फोन आया उसका, तो भाभी ने कहा कि श्रद्धा का फोन है, तब मुझे पता लगा इसका नाम पत्नी का नाम श्रद्धा है, होने वाली पत्नी का। अब इस बात पे आप कितना विश्वास करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्यता है। तो एक कहते हैं कि भाई हर पुरुष के जीवन में आगे बढ़ने में महिला का हाथ रहता, तो क्या सान है? निश्चित रूप से है।
मतलब बड़ा योगदान है। घर वो संभालती थी और बाहर नेतागिरी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे- आज भी घर को वही संभाल रही है और उसके कारण ही मैं ये कर पा रहा हूँ। जब अपने बच्चे हैं आपके और अभी एजुकेशन में काम कर रहे हैं, क्या है उनका? माता जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, भाभी हैं, भतीजा है, बहू है और मेरे 2 बेटे हैं। हमारी 2 सिस्टर है, दोनों की शादियां हो चुकी हैं, हम लोग हैं और बेटे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा कॉलेज में आ गया है, छोटा वाला स्कूल। बड़े बेटों की रुचि है राजनीति में आने की या नहीं, वो दूर है इससे कुछ और? नहीं, उसकी अभी तो नहीं दिखती, वो राजनीति से दूर है, लेकिन छोटे वाले का रुचि दिखती है। मतलब लोकसभा चुनाव में वो भी सक्रिय था बिल्कुल। हाँ हाँ, वो बिल्कुल, वो तो सुबह से जो मेरे साथ निकलता था, पीछे बैठा रहता था गाड़ी में, बराबर रहता था, उसका ज्यादा इंटरेस्ट। ट्रेनिंग चल रही है। अब ये तो अनुवांशिक है, स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि, उसका रुझान इस तरफ दिखाई देता है। बड़े वाले का तो अभी ऐसा नहीं लगता। ये राजनीति के अलावा भी कोई शौक वौक है और कि कोई पैशन है कि सिर्फ राजनीति ही करना? राजनीति में आने के बाद आपका अपने लिए कुछ बचता नहीं है समय, इसलिए अब आपके शौक अगर हैं भी तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो कम हो जाते हैं। मतलब तो मुझे भी लगता है सक्रिय राजनीति में 24 साल 25 साल हो गए, कोई शौक रहे भी होंगे तो अब वो समय नहीं। किचन विचन में भाभी का हाथ वाथ बटाते हो कभी? ना ना, इसमें बिल्कुल जीरो है बिल्कुल। मतलब ये शायद शिकायत भाभी की हो सकती है कि अब आप कभी उसका इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा। जरूर लेंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल कि अब जनता ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, अब जबलपुर का विकास, जो सारी चीजें हैं, हालांकि जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं हमेशा होती है और लोकतंत्र में होना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट इसीलिए देती है कि उसको लगता है कि हम इसको अपना नेता चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, विधायक चुनेंगे तो ये हमारे हित में बात करेंगे, काम करेंगे और हमारी आवाज बुलंद करेंगे। तो अब जबलपुर की जनता के लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि भाई 5 साल कैसे वो दिल्ली में उनकी आवाज आप बन के बात करेंगे? देखिए, जबलपुर को उसके हक को दिलाना, विकास के पथ पे तभी जबलपुर दौड़ेगा कि जो जबलपुर को मिलना चाहिए उसकी लड़ाई मुझे लड़नी होगी और इस जनता के आशीर्वाद से ये लड़ाई मुझे हर स्तर पे लड़नी है, जिसके लिए मैं संकल्पित भी हूं और मैंने उसके लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी है। और निश्चित रूप से जबलपुर का विकास, जबलपुर ही हमारा केंद्र बिंदु होगा और जबलपुर की जनता को हम कितना ज्यादा से ज्यादा उसके लिए विकास कर सकें और उनको एक अच्छा महानगरी स्वरूप इस जबलपुर का दे सके उनके सहयोग से, जो निश्चित रूप से उनके लिए ही होगा। ये सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना होगा और 5 साल में मुझे लगता है कि हमको पूरी ताकत के साथ जबलपुर के हित के लिए, जबलपुर के विकास के लिए काम करना होगा। मतलब आशीष दुबे अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि का कर्ज उतारेंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि मातृभूमि का कर्ज उतार तो नहीं सकता, लेकिन कुछ प्रयास कर सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ कर सकूं और अगर उसके लिए मैं कर सकूंगा तो निश्चित रूप से अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। तो एक बार पुनः एबीपी लाइव की तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत स्वागत। तो ये थे जबलपुर के नवनिर्वाचित सांसद आशीष दुबे, जिनका एकमात्र संकल्प है, हालांकि वो उनकी बातचीत से समझ सकते हैं कि वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ सक्रिय राजनीति है। कोई जितने शौक भी थे वो सारे उन्होंने तिलांजलि दे दी। उनका कहना है कि अब उसके लिए समय भी बचा नहीं बचा और घर में भी किचन विचन में भी हाथ वाथ बटाने का कोई ऐसा उनका समझ में आया नहीं बातचीत से। और बाकी अगर भाभी को भी शिकायत है तो उनसे बातचीत करके ही पता चलेगा। तो अब आने वाले 5 साल जबलपुर इनके जिम्मे है, इनकी जिम्मेदारी है और जनता भी अपेक्षा करती है कि आशीष दुबे को जो इतना भारी बहुमत से उन्होंने जिताया है तो वो उनकी अपेक्षाओं पे खड़े उतरे और जबलपुर के विकास के नए सोपान या नए मंजिल तक लेके जाए।